तो वेलकम टू फिजिक्स क्लास। तो आज का जो हमारा यूनिट है वो है वेव ऑप्टिक्स, राइट। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कोहेरेंट सोर्स। तो एमसीक्यू करने से पहले थोड़ा कोहेरेंट सोर्स को समझें। कोहेरेंट सोर्स इज ए नैरो सोर्स and two coherent sources are placed very close to each other. Hence, there is no time lag between the light beams emitted from coherent source, right? जैसे मैंने आपको थ्योरी में पहले बताया था कि जो कोहेरेंट सोर्स होती है ये बहुत नैरो सोर्स होती है, ठीक है। अगर हम एक सिंगल कोहेरेंट सोर्स ले रहे हैं तो वो बहुत बहुत नैरो सोर्स होगी, या अगर हम दो कोहेरेंट सोर्स ले रहे हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा, राइट। ऐसा हो जाने से जो भी लाइट बीम ये कोहेरेंट सोर्स एमिट करेगी, राइट, अगर वो सिंगल है या वो दो लाइट बीम्स एमिट कर रही हैं, दो कोहेरेंट सोर्स, तो उन दोनों बीम्स के बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होगा। टाइम लैग मतलब दोनों बीम्स एक ही टाइम पे आएंगी, एग्जैक्टली एक ही टाइम पे, ठीक है। अगर एक सोर्स भी दो बीम एमिट कर रही है वो भी एक ही टाइम पे आएंगी, और अगर दो कोहेरेंट सोर्स दो बीम्स एमिट कर रही हैं तो वो भी एक ही टाइम पर निकलेंगी, उनके बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होगा। Thus, the light beams emitted from coherent source when meet at a point either have zero or constant phase difference between them. यही कारण होता है कि जब ये दोनों लाइट बीम्स किसी एक पॉइंट पर स्क्रीन पर मिलेंगी, राइट, तो इनके बीच में जो फेज होता है वो या तो कांस्टेंट रहेगा, राइट, या वो जीरो होगा, डिपेंडिंग की पाथ डिफरेंस क्या है, यानी कि वो उस पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात कि ऐसा क्यों है? बिकॉज इन दोनों बीम्स को जब एमिट किया गया तो इनके बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं था, ये दोनों बीम्स एक ही समय पर एमिट हुई, और उसका कारण है कि कोहेरेंट सोर्स बहुत नैरो होती है, या अगर दो कोहेरेंट सोर्स हम ले रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। क्लियर? तो इनकी ये पहली प्रॉपर्टी का जस्टिफिकेशन है कि क्यों कोहेरेंट सोर्स के जो बीम्स होती हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है। क्लियर? Now, coherent sources do not exist in nature and are obtained from parent monochromatic source. कोई भी कोहेरेंट सोर्स जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। जैसे कि बल्ब कर रहे हैं, ट्यूब कर रही है, कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स कर रही है, ठीक है। लेकिन कोहेरेंट सोर्स जो है वो कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। कोहेरेंट सोर्स को बनाया जाता है, ठीक, और प्राप्त किया जाता है, और उसको बनाया जाता है मोनोक्रोमेटिक सोर्स की सहायता से। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स पेरेंट होती है और कोहेरेंट सोर्स उसके बच्चे होते हैं। तो बच्चे बगैर पेरेंट्स के तो आते नहीं है, ठीक है। तो नेचर में मोनोक्रोमेटिक सोर्स एग्जिस्ट करती है, कोहेरेंट सोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। तो द मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिटेड फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज स्प्लिटेड टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। हमेशा जो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स होती है उससे जो एमिट होने वाली मोनोक्रोमेटिक बीम होती है उसको स्प्लिट करके हम कोहेरेंट सोर्स को बनाते हैं। क्लियर है? यानी कि वो बनाई जाती है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। Thus, light beams emitted from coherent sources have same frequency और wavelength and equal or nearly equal amplitudes. यही कारण होता है कि जो लाइट बीम्स कोहेरेंट सोर्स से निकलती हैं उनकी सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होती है, और उनका एम्पलीट्यूड भी इक्वल होता है या नियरली इक्वल होता है, क्योंकि वो एक ही बीम से टूट के बनी है। कारण समझ में आ रहा है? क्योंकि वो एक ही बीम से टूटकर बनी है तो इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी, एम्पलीट्यूड सेम होगा या नियरली इक्वल होगा। क्लियर? देन the two coherent beams of same frequency or wavelength having constant path difference at a point on screen superimposes each other to cause redistribution of intensity that produces an interference pattern on the screen. बेटा इंटरफेरेंस को प्राप्त करने के लिए हमेशा दोनों बीम्स कोहेरेंट होना आवश्यक है। अगर दोनों बीम्स कोहेरेंट नहीं है तो आपको इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। क्लियर? नाउ इंटरफेरेंस में जैसे मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि इसमें इंटेंसिटी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो जब दो कोहेरेंट बीम्स जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है वो ट्रेवल करती हैं सेम डायरेक्शन में, तो वो आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, ठीक है। और जब भी वो किसी पॉइंट पर स्क्रीन पर गिरती हैं तो उस पॉइंट पर उनका जो पाथ डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। पॉइंट चेंज करने पर पाथ डिफरेंस चेंज करेगा, लेकिन जब तक एक पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं तब तक पाथ डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा।
जिसके कारण फेज डिफरेंस भी इन दोनों बीम्स का उस पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ऐसा हो जाने से जब ये सुपर इम्पोज करती है ट्रेवलिंग करते वक्त, तो इनकी इंटेंसिटी में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक बीम से इंटेंसिटी दूसरी बीम में ट्रांसफर होती है, राइट, एक इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इस प्रकार से हमें मैक्सिमा मिनिमा करके पॉइंट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं स्क्रीन पर, जिसको इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। क्लियर? तो कोहेरेंट बीम्स का आवश्यक होता है इंटरफेरेंस को प्राप्त करने के लिए। नाउ ये हमारा पहला एमसीक्यू है, कोहेरेंट सोर्स एमिट लाइट बीम्स विद, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने पीछे थ्योरी में पढ़ा, इनकी सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है, इक्वल और नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड होता है, ये भी सही है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर जब ये मिलती हैं तो फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बीम्स सस्टेन्स इंटरफेरेंस, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, कोहेरेंट बीम। ठीक है, अभी हमने थ्योरी में पढ़ा कि इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट होना आवश्यक है। मोनोक्रोमेटिक बीम खाली कहोगे तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, आपको कोहेरेंट बनाना पड़ेगा उसको, जैसा आप लैब में करते हो। ठीक है, लैब में जो सोडियम लैंप है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, लेकिन उसको स्लिट लगा के मुझे कोहेरेंट में चेंज करना पड़ता है, तब मुझे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलती हैं, उससे डायरेक्टली नहीं मिल सकती हैं। क्लियर? और इनकोहेरेंट बीम से तो असंभव ही होता है, यू कैन नेवर गेट अ इंटरफेरेंस फ्रॉम इनकोहेरेंट बीम। क्लियर? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, कोहेरेंट बीम। देन कोहेरेंट सोर्सेज आर, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव। पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, नैरो, अभी पढ़ा है नैरो होती है। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक सोर्स, राइट, पेरेंट सोर्स जो है कोहेरेंट के लिए मोनोक्रोमेटिक होती है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर? देन नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इंडिपेंडेंट सोर्स या इनकोहेरेंट सोर्स क्या होती है। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज और इनकोहेरेंट सोर्सेज हैव फाइनाइट विड्थ एंड फाइनाइट सेपरेशन बिटवीन देम। इन सोर्सेज की जो विड्थ होती है, राइट, वो फाइनाइट होती है, और इनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो भी फाइनाइट होता है, राइट। जैसे कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज, आप दो इलेक्ट्रिक बल्ब ले सकते हो, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, राइट। तो एक बल्ब की जो विड्थ है वो फाइनाइट है, और अगर बल्ब्स के बीच का सेपरेशन ना होगा तो वो भी आपका फाइनाइट ही होगा। क्लियर? तो ये इसलिए इन सोर्सेस को इंडिपेंडेंट सोर्स या इनकोहेरेंट सोर्स कहते हैं। These sources consist of large number of atoms or molecules that are excited to higher energy states on collision with the electron streams। क्या होता है कि चाहे आप बल्ब में लो चाहे आप ट्यूब में लो, जो एमिशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है, ठीक है, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो इनके अंदर हैं, बहुत सारे हैं, लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, क्योंकि इनके सबके अंदर गैस भरी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है ये इन एटम्स और मॉलिक्यूल से टकरा कर इनको एक्साइट कर रही है। क्लियर? देयर इज ए टाइम लैग इन द एक्साइटेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टू हायर एनर्जी स्टेट्स व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम एंड एनर्जी इज एक्सचेंज्ड। क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम इन एटम्स और मॉलिक्यूल से टकरा रही है और टकराकर उन्हें एक्साइट कर रही है, तो एक समय पर वो नहीं करती है। ये आप बिल्कुल सही समझो कि पहले इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के कांटेक्ट में आएगा, उसके बाद किसी दूसरे एटम के कांटेक्ट में आएगा, तो एक एटम पहले एक्साइट हो जाएगा, दूसरा एटम उसके थोड़ी सी देर के बाद एक्साइट होगा। क्लियर? तो एक टाइम लैग आ रहा है, चाहे वो टाइम लैग बहुत ही कम हो, लेकिन है जरूर। आप ये नहीं कह सकते कि टाइम लैग जीरो है। क्लियर? तो इस टाइम लैग के कारण क्या होगा फिर, these atoms or molecules return to the ground state with a time lag between them। जब ये एटम एंड मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाएंगे और एक्साइट होने के बाद एक बार फिर से डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट पर वापस लौटेंगे, तो इनके लौटने में भी एक टाइम लैग होगा। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि सारे 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरेंगे ऊपर हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन क्योंकि इनका एक्साइटेशन अलग अलग समय पर हुआ है, तो इसलिए जब ये ग्राउंड स्टेट पर लौटेंगे तो वो भी अलग अलग समय पर लौटेंगे, एक साथ नहीं लौटेंगे। क्लियर? Hence the light beams emitted from independent source have a time varying phase difference between them when it meets at a point on screen। यही कारण होता है कि जो इंडिपेंडेंट सोर्स से लाइट बीम निकल रही है
वो टाइम लैग के साथ निकलती है, वो एक साथ नहीं निकलती। जैसे अभी मैंने पीछे कोहेरेंट सोर्स में बताया कि उसमें टाइम लैग है ही नहीं, बट इनके केस में टाइम लैग इसलिए आ रहा है क्योंकि जो एटम और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेकर एक्साइट हो रहे हैं वो अलग अलग समय पर हो रहे हैं, और जब वो डी एक्साइट हो रहे हैं तो अलग अलग समय पर आ रहे हैं। तो अलग अलग समय पर आने से लाइट बीम अलग अलग समय पर एमिट हो रही है। तो जो भी लाइट बीम्स आ रही हैं उनमें एक टाइम लैग है, और यही कारण है जब ये लाइट बीम किसी पॉइंट पर स्क्रीन पर गिरेंगी, ठीक, तो इनके जो फेज डिफरेंस होगा वो टाइम वेरिंग होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। ये कारण होता है इंडिपेंडेंट सोर्स। और आप जानते हो इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर अगर टाइम वेरिंग हो गई, ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर टाइम वेरिंग हो गई तो बेटा इंटरफेरेंस गायब हो जाएगा, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन मस्ट है कि आपकी इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर कांस्टेंट रहे टाइम के साथ। क्लियर? जो कोहेरेंट सोर्स के केस में होता है, ये रीजन होता है कि इंडिपेंडेंट सोर्स से कभी भी इंटरफेरेंस प्राप्त नहीं होता है। नाउ इस पे कुछ एमसीक्यू करते हैं। एट ए पॉइंट द फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट बीम्स एमिटेड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स इज, तो बेटा ऑप्शन ए करेक्ट है, टाइम वेरिंग होता है, राइट। इंडिपेंडेंट सोर्स का फेज के केस में फेज डिफरेंस दो लाइट बीम्स के बीच में टाइम वेरिंग होता है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैव, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। ए भी करेक्ट है, फाइनाइट विड्थ होती है। बी भी करेक्ट है, फाइनाइट सेपरेशन होता है। सी भी करेक्ट है, एमिट लाइट बीम्स विद अ टाइम लैग। ठीक है, ये सोर्स नैरो नहीं होती हैं, थोड़ी सी ब्रॉड मानी जाती हैं, ब्रॉड सोर्स होती हैं। तो फाइनाइट विड्थ बोल दी हमने, फाइनाइट सेपरेशन है इनके बीच में, और इनके इन्होंने जो लाइट बीम्स को एमिट किया है उनके बीच में टाइम लैग होता है। क्लियर? नाउ बात करते हैं इंटरफेरेंस की। तो इंटरफेरेंस जैसा मैंने आपको बताया कि कोहेरेंट सोर्स से ही इंटरफेरेंस हो सकता है, इंडिपेंडेंट सोर्स से इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली बीम्स किसी भी पॉइंट पर जो उनका पाथ फेज डिफरेंस या फेज डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, जबकि इंडिपेंडेंट सोर्स से निकलने वाली जो लाइट बीम्स होती हैं वो जब किसी पॉइंट पर मीट करती हैं तो उनका जो पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस होता है वो टाइम वेरिंग होता है। क्लियर? So when two coherent sources of same frequency or wavelength traveling in the same direction superimposes each other, the intensities of the two beams are redistributed. ये भी मैंने आपको पहले भी बताई है, पिछली स्लाइड में भी बताई है बात, कि जब दो कोहेरेंट बीम्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होती है वो एक दिशा में ट्रेवल करती हैं तो ये आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, जिसके कारण इनकी इंटेंसिटी में रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। Clear? The total intensity of the two beams before interference is equal to the total intensity of the two beams after interference. अगर हम देखें और इनकी इंटेंसिटी का सम निकालें इंटरफेरेंस से पहले तो वो वही होगा जो इंटरफेरेंस के बाद है। क्लियर? तो यहां से ये तात्पर्य है, hence in interference energy is neither created nor destroyed, it only shifts from one point to other. ना तो किसी एनर्जी का क्रिएशन हुआ है ना कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय की हुई है, एनर्जी केवल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर गई है, यही इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, द पॉइंट्स हैविंग एक्सेस एनर्जी आर कॉल्ड एज मैक्सिमा एंड इन सच केस द बीम्स आर सेट टू इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली while the points having energy deficit are called as minima and in such case the beams are said to interfere destructively. जिन पॉइंट्स पर एनर्जी गेन होती है, ठीक है, उसमें ये बीम्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई है और उन पॉइंट्स को मैक्सिमा कहते हैं, जबकि जिन पॉइंट्स पर एनर्जी लूज हुई है, जहां से एनर्जी शिफ्ट हुई है, राइट, उनमें ये बीम्स ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है और उस पॉइंट्स को मिनिमा कहते हैं। The two coherent beams interfere constructively to produce maxima at a point when the phase difference between them at that point is an even multiple of pi and the path difference between them is an even multiple of lambda by 2. ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए, ये पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 12th में भी पढ़ी आपने। ठीक है, दो कोहेरेंट बीम्स किसी भी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी जब उनके बीच का फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, राइट, और उनके बीच का पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है। क्लियर? इसी तरह से द टू कोहेरेंट बीम्स इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली to produce minima at a point when the phase difference between them at that point is an odd multiple of pi and the path difference between them is an odd multiple of lambda by 2. दो कोहेरेंट बीम्स किसी भी पॉइंट पर मिनिमा तब बनाती हैं या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर तब करती हैं
जब उस पॉइंट पर उन दोनों बीम्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है, और जो फेज डिफरेंस होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। नाउ यू कैन डू दिस एमसीक्यू। ये है इन इंटरफेरेंस एनर्जी इज, तो बेटा ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव, कंजर्व्ड होती है, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड होती है, नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, ठीक है, ना तो बनाई जाती है ना डिस्ट्रॉय होती है, तो कंजर्व्ड ऊपर वाली बात से अपने आप लिंक हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूटेड होती है। क्लियर? देन द फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट बीम्स इंटरफेयरिंग कंस्ट्रक्टिवली इज ऑलवेज, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। दो बीम्स जो आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करती हैं, ठीक है, उनके बीच में जब फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, ये अभी आपको थ्योरी में मैंने पीछे बताया। The path difference between two light beams interfering constructively is always, बेटा ऑप्शन सी करेक्ट है, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है। क्लियर? The phase difference between two light beams interfering destructively is always, बेटा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। The path difference between two light beams interfering destructively is always, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है। अब बात करते हैं स्टोक्स थ्योरम की, राइट? तो स्टोक्स थ्योरम कहता है कि व्हेन ए लाइट बीम ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, द इंटरफेस बिटवीन रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम इज कॉल्ड रेयर सरफेस, while when a light beam travels from a denser medium to a rarer medium, the interface between denser medium and rarer medium is called denser surface। सबसे पहले हम ये समझें रेयर सरफेस और डेंसर सरफेस क्या होती है। जब कोई लाइट बीम जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को सेपरेट करने वाला जो इंटरफेस होता है, सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री होती है, उस समय उसको रेयर सरफेस कहा जाता है। सरफेस उस मीडियम की मानी जाती है जिसमें लाइट इनिशियली चल रही है। मीडियम फर्स्ट कौन सा है? रेयर। रेयर से कहां जा रही है? डेंसर में, तो सतह जो है रेयर मानी जाएगी। इसी प्रकार से जब लाइट बीम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होती है, तो उनके बीच का जो इंटरफेस है या जो बाउंड्री है वो डेंसर मानी जाएगी, क्योंकि फर्स्ट लाइट किस में चल रही है? डेंसर में, तो सरफेस कैसी मानी जाएगी? डेंसर। क्लियर? According to Stokes theorem, when light beam traveling from rarer medium to denser medium is incident on the rarer surface and is reflected from the rarer surface, then the reflected beam suffers no change in phase and path because the direction of vibration of electromagnetic field is not reversed after reflection from rarer surface। होता क्या है? स्टोक्स थ्योरम कहती है कि जब कोई लाइट बीम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है और वो रेयर सरफेस से इंसिडेंट होती है, ठीक है, रेयर होगी सरफेस, और रेयर सरफेस से इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होती है, क्लियर, तो उस समय जो रिफ्लेक्टेड बीम होता है उसकी और इंसिडेंट बीम के बीच का में कोई भी पाथ या फेज चेंज नहीं होगा। कारण क्या है कि रिफ्लेक्शन जब रेयर सरफेस से होता है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा होता है, आप जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, और वही उनका एम्पलीट्यूड आता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है। मेन चीज क्या है? साइनोसॉइडली वाइब्रेट करते हैं। मेन चीज क्या है कि जब ये टकरा के जा रही है तो वाइब्रेशन का जो वो है डायरेक्शन, वो रिवर्स नहीं होती रेयरर से, तो इसी वजह से हम मानते हैं कि फेज और पाथ में कोई भी चेंज नहीं हुआ। According to Stokes theorem, when light traveling from denser medium to rarer medium is incident on the denser surface and is reflected from the denser surface, then the reflected beam suffers phase change of pi and path change of lambda by 2 because the direction of vibration of electromagnetic field is reversed after reflection from denser surface। एक उल्टी बात यह है कि जब वो डेंसर से रेयर में जारी होती है तो सतह किसकी हो गई? डेंसर, डेंसर सरफेस, और डेंसर सरफेस पे इंसिडेंट होकर उससे रिफ्लेक्ट होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड बीम होती है उसके पाथ और पाथ में लैम्डा बाई 2 और फेज में पाई का चेंज आता है, यानी कि वो अपोजिट फेज में आ जाती है। कारण क्या है कि डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्शन होने के कारण जो लाइट बीम है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, यानी कि एम्पलीट्यूड उल्टा हो गया। जब एम्पलीट्यूड उल्टा हो जाता है तो पाई का चेंज माना जाता है। क्लियर? दिस इज द रीजन ऑफ दैट स्टोक्स थ्योरम जो वो कह रही है, और अब हमें इसी फंडामेंटल्स को आगे लगाना है। नाउ ये हमारी अगले एमसीक्यू हैं।
The light beam traveling in denser medium when incident on a denser surface separating the two media, the reflected beam suffers a phase change of pi and path change of lambda by 2. This theorem is called, बेटा ये ऑप्शन सी करेक्ट है, इसको स्टोक्स थ्योरम कहते हैं, अभी पीछे पढ़ा हमने. The light beam traveling in rarer medium when incident on a rarer surface separating the two media, the reflected beam suffers no change in phase and path. This theorem is called, again option C correct है, Stokes theorem. ठीक है. Then बात करते हैं interference in thin films की. In a reflected system of thin films, the incident monochromatic beam is splitted into two coherent beams, causing the interference by division of amplitude. राइट बेटा, इंटरफेरेंस जो होता है वो हमेशा एम्पलीट्यूड के डिवीजन से होता है. एम्पलीट्यूड का रिलेशन इंटेंसिटी से होता है और इंटेंसिटी मतलब एनर्जी का डिवीजन. राइट, तो होता क्या है कि जो एक मोनोक्रोमेटिक बीम है हमेशा इसको एक ही हमेशा एक सिद्धांत है इसका इंटरफेरेंस का कि वो स्प्लिट होती है दो कोहेरेंट बीम्स में. क्लियर. कोहेरेंट बीम तो नेचर में होती नहीं है बट मोनोक्रोमेटिक से बनाई जाती है. तो फिल्म्स में भी वही होता है. फिल्म में जो बीम आ रही है वो आपकी मोनोक्रोमेटिक बीम है. जब मोनोक्रोमेटिक बीम आती है तो वो दो कोहेरेंट बीम्स में स्प्लिटिंग करेगी. ठीक है, तो उनका स्प्लिटिंग, मोनोक्रोमेटिक बीम का दो कोहेरेंट बीम में स्प्लिटिंग का मतलब है कि एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो गया. तो याद रखिए इंटरफेरेंस हमेशा डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट दोनों से हो सकता है. डिफ्रैक्शन कभी भी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से नहीं होता है, हमेशा याद रखिए. ये भी इन दोनों में एक डिफरेंस है. क्लियर. So one of the two coherent beams is reflected from the upper rarer surface of the thin film, do not suffer a path change and phase change, and the other coherent beam is reflected from the lower denser surface of the air film, suffers ये air film नहीं होगी, of the film होगी. Right, this is not air film, this is of the film, क्योंकि air नहीं है, ये मैं किसी फिल्म की बात कर रहा हूँ. ठीक है, lower denser surface of the film. ठीक है, suffers phase change of pi and path change of lambda by 2. जब आपने ये फिल्म है जिसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक है, उसके ऊपर रेरर मीडियम है, उसके नीचे रेरर मीडियम है, तो जब मोनोक्रोमेटिक बीम, उसकी मोनोक्रोमेटिक बीम कैसे आ रही है, रेरर से डेंसर में आ रही है, तो सतह मानी जाएगी रेरर, टॉप रेरर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी और बाकी वाली अंदर चली जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी फिल्म में. ठीक, जो बीम रिफ्रैक्ट हुई है फिल्म में वो फिल्म की लोअर डेंसर सरफेस, क्योंकि अब देखो वो डेंसर मीडियम में चल रही है, फिल्म तो डेंसर है और उसके नीचे रेरर मीडियम है, तो जब वो नीचे चलेगी तो नीचे वाली जो डेंसर लेयर है उससे रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है, तो एक बीम कोहेरेंट तो आपकी रेरर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है ऊपर, और दूसरी बीम आपकी फिल्म की डेंसर नीचे वाली डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है. तो इस तरह से हमें दो रिफ्लेक्टेड कोहेरेंट बीम्स मिल रही हैं. Thus, the two reflected coherent beams interferes in opposite phase at the points where they were expected to form a maxima in the transmitted system and vice versa. इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो दो कोहेरेंट बीम्स हैं, एक में फेज चेंज पाथ चेंज नहीं हो रहा है जो रेरर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है फिल्म के अपर लेयर से, और दूसरी में जो है फेज चेंज और पाथ चेंज हो रहा है, फेज चेंज पाई से और पाथ चेंज लैम्डा बाई 2 से हो रहा है जो फिल्म की लोअर डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है. राइट, तो ये दोनों बीम एक ही डायरेक्शन में जब ट्रेवल करेंगी तो ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, क्योंकि ये अपोजिट फेज में सुपर इम्पोज कर रही हैं, इसलिए ये वहां पर जहां हमें मैक्सिमा मिलना चाहिए वहां पर ये मिनिमा बनाएंगी. रिफ्लेक्टेड सिस्टम की बात हो रही है, समझ रहे हैं, जहां पे मुझे मैक्सिमा ट्रांसमिटेड सिस्टम में मिलना चाहिए वहां पर ये मिनिमा बनाएंगी रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, क्योंकि ये आउट ऑफ फेज है. अब बात करते हैं ट्रांसमिटेड सिस्टम में क्या होता है. In transmitted system of thin films, the incident monochromatic beam is splitted into two coherent beams, causing the interference by division of amplitude. Again same बात है, जो इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक बीम है वो दो कोहेरेंट बीम्स में डिवाइड हो गई है, जिसे हम कह रहे हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ इंटेंसिटी, डिवीजन ऑफ एनर्जी. राइट, जो भी आप कहना चाहो उसका डिवीजन हो रहा है. One of the two coherent beams is transmitted across the thin film and the other coherent beam is reflected from the lower denser surface of the, again ये term air आ गई है, ये film होगा. Right, lower denser surface of the film and further from the upper denser surface of the film. ठीक है, तो film तो denser है. ठीक है, तो क्या होगा, ये जो हमारी ट्रांसमिटेड केस है उसमें जो मोनोक्रोमेटिक बीम है वो फिल्म को ट्रांसमिट होकर के रेरर मीडियम में आ रही है, बाहर निकल रही है. एक उसका हिस्सा
इस फिल्म की लोअर डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है और ऊपर जा रहा है, और फिर अपर डेंसर सरफेस से फिल्म की दोबारा रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ रहा है, और फाइनली वो बाहर आ रहा है। यही हो रहा है, ये मैंने थ्योरी में बताई थी आपको बात, ठीक है। एंड आर फाइनली ट्रांसमिटेड अक्रॉस द फिल्म विदाउट सफरिंग एनी चेंज इन इट्स फेज एंड पार्ट ड्यू टू डबल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर सरफेस ऑफ द फिल्म, राइट। अगेन एयर फिल्म आ गया, डेंसर सरफेस ऑफ द फिल्म। क्लियर है बात। तो होता क्या है कि डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है इस फिल्म से। फिल्म तो एक डेंसर मीडियम है, तो जब एक रिफ्लेक्शन उसने लोअर डेंसर सरफेस से किया और दूसरा रिफ्लेक्शन उसने अपर डेंसर सरफेस से किया, तो दो बार पाई पाई का चेंज हुआ, तो 2 पाई हो गया। 2 पाई मतलब सेम फेज, तो इसीलिए ये भी आएगी तो बगैर किसी फेज चेंज के मानी जाएगी। ये कारण है, ये मैंने आपको थ्योरी में भी बताई थी बात, ठीक है। अब ये दोनों बीम सेम फेज में, जब ये एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, दोनों कोहेरेंट बीम्स हैं, दोनों ट्रांसमिट हो गई हैं, ठीक है, अक्रॉस दी फिल्म, तो ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगी। और जब ये सेम फेज में सुपर इम्पोज करेंगी, तो जहां पर मुझे रिफ्लेक्टेड सिस्टम में मिनिमा दिखाई दे रहा था, वहां पर मुझे अब ट्रांसमिटेड सिस्टम में मैक्सिमा दिखाई देगा। क्लियर। रिफ्लेक्टेड में क्यों मिनिमा था और ट्रांसमिटेड में क्यों मैक्सिमा है, क्योंकि अब ये सेम फेज में है। Thus, the two transmitted coherent beams interferes in same phase at the points where they were expected to form a minima in reflected system and vice versa. जहां पर रिफ्लेक्टेड सिस्टम में मुझे मिनिमा मिल रहा था, वहां पर अब मुझे मैक्सिमम मिलेगा। Thus, the fringes in two systems are complementary to each other. यही कारण होते हैं कि रिफ्लेक्टेड फिल्म और ट्रांसमिटेड फिल्म में जो फ्रिंजेस बनती हैं वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। यानी कि जहां मुझे डार्क और ब्राइट, डार्क फ्रिंज मिल रही है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, वहां मुझे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी ट्रांसमिटेड सिस्टम में। जहां मुझे ब्राइट फ्रिंज मिल रही है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में, वहां मुझे डार्क फ्रिंज मिलेगी ट्रांसमिटेड सिस्टम में। ये है मेन बात। क्लियर हो गई बात। स्लाइड। नाउ ये क्वेश्चन है एमसीक्यू। द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस obtained in reflected and transmitted system of thin film are, तो बेटा ये ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब विपरीतार्थक, हिंदी मतलब विपरीत होती हैं एक दूसरे के। क्लियर। देन अब ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कुछ एक्सप्रेशंस हैं, आपको इनको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है। A thin film of thickness T and refractive index mu when illuminated normally with a light beam of wavelength lambda, the condition of constructive interference in reflected system। एक तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिस्टम का हमेशा ध्यान दो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। सिस्टम कौन सी फिल्म दी है, थिन फिल्म दी है, उसमें कौन से में पूछ रहा है, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में। क्या पूछ रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि मैक्सिमा की कंडीशन पूछ रहा है आपसे। तो याद रखो, मैक्सिमा की रिफ्लेक्टेड में, मिनिमा की रिफ्लेक्टेड में, एक चीज ये है। मैक्सिमा की ट्रांसमिटेड में, मिनिमा की ट्रांसमिटेड में, एक चीज ये है। हमें दोनों को उल्टा करना है। तो अगर एक याद रख लेते हो तुम, तो दूसरे वाला अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए कौन से को याद रखोगे। अब रिफ्लेक्टेड सिस्टम में क्या होता है, हमने लिखा 2 म्यू टी, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। 2 म्यू टी 2n-1 लैम्डा बाई 2, यानी कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आ रहा है। ठीक है, कारण क्या है, कारण क्या है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 क्यों आ रहा है। देखो इंटरफेरेंस का नियम क्या है, अभी जो हमने पीछे पढ़ा, इंटरफेरेंस के नियम के अकॉर्डिंग चलो। पहले इंटरफेरेंस का नियम ये है कि जब दो कोहेरेंट बीम्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं किसी पॉइंट पर, तो उनका जो पाथ डिफरेंस होता है, राइट, वो हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है। ये नियम है। और जो उनका पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिवली जब वो इंटरफेयर करती हैं, तो उनका जो पाथ डिफरेंस होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है। ये नियम है। नाउ क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम है, याद रखो इस बात को, रिफ्लेक्टेड, इस शब्द को बहुत इंपॉर्टेंटली दिमाग में रखो बेटा। रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जो इंटरफेरेंस के नियम है उससे हमें उल्टा चलना है। कारण स्टोक्स थ्योरम, कारण स्टोक्स थ्योरम, क्योंकि एक जो बीम डेंसर सरफेस से टकराई है, राइट, उसके पाथ में लैम्डा बाई 2 और फेज में पाई का चेंज होगा, जो कि रिफ्लेक्टेड केस में ही होता है, ट्रांसमिटेड केस में
नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, आप कभी गलती नहीं करोगे, आप फिजिक्स के नियम के अकॉर्डिंग चलो। नियम ये है कि कंस्ट्रक्टिव में इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 और डिस्ट्रक्टिव में ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है। लेकिन अगर रिफ्लेक्टेड है तो मुझे कंडीशन उल्टी करनी होगी। ठीक, तो इस केस में क्योंकि रिफ्लेक्टेड है तो कंडीशन फिजिक्स की जो नियम है उसको मुझे उल्टा करना होगा। तो कंस्ट्रक्टिव की पूछ रहा है तो आप डिस्ट्रक्टिव की लगाओगे। तो डिस्ट्रक्टिव की देखो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होती है। और ये जो 2 म्यू टी आ रहा है ये बेटा पाथ डिफरेंस है, जो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी थी उस लंबे वाले डेरिवेशन में। हमें वो डेरिवेशन तो करना नहीं है फिलहाल एग्जाम के लिए। तो आप जानते हो कि जो हमारा डेरिवेशन में फाइनली पार्ट डिफरेंस आया था, राइट, वो 2 म्यू टी कॉस आर आया था। कॉस आर को मैंने 1 ले लिया क्योंकि मैं नॉर्मल इंसिडेंस का केस ले रहा हूँ, आर को 0 मान रहा हूँ, तो कॉस 0 1 होता है। तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया 2 म्यू टी। तो 2 म्यू टी हमेशा कितना हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अब जो नियम मैंने आपको बताया है हमें आगे के सारी चीज इसी नियम से करनी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थिन फिल्म ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू when illuminated normally with a light beam of wavelength lambda, the condition of destructive interference in reflected system is, again system पकड़ो कौन सा है, reflected। रिफ्लेक्टेड में फिजिक्स के नियम के उल्टा करना है, याद रखो दिमाग में। रिफ्लेक्टेड केस में फिजिक्स का नियम का उल्टा करना है। फिजिक्स का नियम क्या है, कंस्ट्रक्टिव में ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 और डिस्ट्रक्टिव में, कंस्ट्रक्टिव में इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 और डिस्ट्रक्टिव में ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ये है फिजिक्स का नियम। अब रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड सिस्टम है, तो हमें इसके नियम को उल्टा करना है। ठीक है, कौन सा पूछ रहा है, डिस्ट्रक्टिव पूछ रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव करना है। फिजिक्स के नियम का कंस्ट्रक्टिव करना है। फिजिक्स के नियम का कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ये देख लो, क्लियर हो गई बात। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 2 म्यू टी इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। ऐसे करोगे तो याद रहेगा, रटोगे तो गलती करोगे। अब मैं ट्रांसमिटेड सिस्टम की बात करता हूं। बेटे ट्रांसमिटेड सिस्टम में मुझे फिजिक्स के नियम के अकॉर्डिंग चलना है, ऐसे समझ लो। ठीक है, रिफ्लेक्टेड में उल्टा करना है, ट्रांसमिटेड में जो नियम है फिजिक्स का उसे उसके हिसाब से चलना है। तो ए थिन फिल्म ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू व्हेन illuminated normally with a light beam of wavelength lambda, the condition of constructive interference in transmitted system is। ट्रांसमिटेड सिस्टम में वही कंडीशन होगी जो फिजिक्स का रूल है। फिजिक्स का रूल क्या है, कंस्ट्रक्टिव के लिए दो बीम्स के बीच का जो पार्ट डिफरेंस होता है वो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है। तो देख लो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आ गया। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है, 2 म्यू टी इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। क्लियर। A thin film of thickness t and refractive index mu when illuminated normally with a light beam of wavelength lambda, the condition of destructive interference in transmitted system is, again transmitted की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर, तो फिजिक्स के नियम के अकॉर्डिंग चलूंगा। ठीक, क्योंकि इसमें स्टॉक थ्योरम नहीं लगेगी, ट्रांसमिशन में स्टॉक थ्योरम लगती नहीं है, रिफ्लेक्शन में लगती है। इसमें जब वो डबल रिफ्लेक्शन हुआ है और इसी कारण से मैंने आपको बताया कि जो दूसरी बीम है वो सेम फेज में आएगी। क्लियर, तो फिजिक्स का नियम क्या है, डिस्ट्रक्टिव के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। देख लो ये लगा दिया हमने फिजिक्स का नियम। ठीक है, 2 म्यू टी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। इस तरह आपको समझना है इसको। क्लियर हो रही है बात। अब बात करते हैं न्यूटन रिंग की। न्यूटन रिंग क्या है, व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक बीम इज इंसिडेंट ऑन वैज शेप्ड एयर फिल्म इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेन कन्वेक्स लेंस एंड प्लेन ग्लास प्लेट, इट इज स्प्लिटेड इनटू टू कोहेरेंट बीम्स। ठीक है, अगेन इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, जब एक मोनोक्रोमैटिक बीम किसी वैज शेप्ड एयर फिल्म जो कि एक प्लेन ग्लास प्लेट और प्लेनो कन्वेक्स लेंस के बीच में है उस पर गिरती है, तो ये दो कोहेरेंट बीम्स में स्प्लिट कर जाएगी। सब में वही हो रहा है, मोनोक्रोमैटिक बीम से कोहेरेंट बन रही है। ठीक है, one coherent beam is reflected from the denser surface of plane convex lens in contact with upper surface of air film, and other coherent beam is reflected from the rarer lower surface of air film in contact with plane glass plate। ए इनमें से एक जो फिल्म है, एक जो बीम है, राइट, वो उस फिल्म की जो अपर सरफेस है वो कैसी मानी जाएगी, रेयर या डेंसर। वो बेटा डेंसर मानी जाएगी, क्योंकि बीम लेंस से होकर एयर में आ रही है और लेंस कैसा है, डेंसर, तो सतह किसकी मानी जाएगी, डेंसर। डेंसर से रिफ्लेक्ट हुई, दूसरी बीम एयर में आ गई, एयर से कहां जा रही है, प्लेन ग्लास प्लेट, कहां जा रही है, रेयर से डेंसर, एयर से प्लेन ग्लास प्लेट, तो सतह किसकी मानी जाएगी, रेयर की। तो रिफ्लेक्शन कौन सा माना जाएगा, रेयर सरफेस से। क्लियर है बात। अब तुम जानते हो डेंसर से चेंज होगा, रेयर से चेंज नहीं होगा।
तो ये द टू कोहेरेंट बीम्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन सुपर इम्पोजेस टू प्रोड्यूस अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स अराउंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कॉल्ड एज न्यूटन रिंग्स। जब ये दो कोहेरेंट बीम रिफ्लेक्ट होकर एक ही डायरेक्शन में चलेंगी तो ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगी और इनकी सुपर इम्पोजिशन होने से एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। क्योंकि मैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस ले रहा हूं इसलिए ये इंटरफेरेंस पैटर्न मुझे रिंग के शेप में दिखाई देता है। ये कॉन्सेंट्रिक रिंग होगी। कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है जिनका एक कॉमन सेंटर होता है। ठीक है, छल्ले दिखाई देंगे रिंग्स, तो इनमें डार्क ब्राइट रिंग्स मुझे बनेंगी और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो प्लेन ग्लास प्लेट और प्लेनो कन्वेक्स लेंस का है उस पर जो है वो रिंग का सेंटर होगा, कॉमन सेंटर। The coherent beam reflected from the rear surface of film suffers no change in path and phase, but the coherent beam reflected from the denser surface suffers a phase change of pi. ये अब आप समझ गए। आप जो ऊपर वाली कोहेरेंट बीम है वो डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है तो उसमें चेंज आएगा पाई का, लेकिन जो नीचे रेयर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा पाथ और फेज का। ठीक है, hence the two reflected coherent beams interferes in opposite phase at the point of contact, hence center of Newton ring is always dark in the reflected system। क्योंकि मैं ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इनमें से एक बीम में चेंज आया दूसरी में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए ये दोनों बीम जब एक ही डायरेक्शन में चलकर सुपर इम्पोज करेंगी तो अपोजिट फेज में करेंगी। मान लीजिए दोनों बीम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से टकरा के गई हैं, ठीक है, तो इसी कारण से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा डार्क होता है क्योंकि अपोजिट फेज में मिलती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। क्लियर हो गई? In reflected system we obtain dark rings of equal thickness which have brighter region between them। मैंने आपको थ्योरी में भी बताई थी ये बात कि उन्हें ब्राइट रिंग मत कहना, डार्क रिंग बनती है हमेशा रिफ्लेक्टेड सिस्टम में। इन डार्क रिंग की जो थिकनेस होती है वो इक्वल होती है और इनके बीच में जो है ब्राइटर रीजन्स होते हैं। तो जैसे जैसे हम जो है ऑर्डर को बढ़ाते हैं रिंग्स को, मतलब रिंग फर्स्ट ऑर्डर रिंग से 20th ऑर्डर रिंग की तरफ जाते हैं तो इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये जो ब्राइट रीजन है, ये कम होता चला जाता है, रिंग नजदीक 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 आती चली जाती है। ठीक है, सो एज द ऑर्डर ऑफ रिंग इंक्रीजेस द ब्राइट रीजन डिक्रीजेस एंड द रिंग्स कम क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर। क्लियर? तो जैसे जैसे इनका ऑर्डर जो है बढ़ता है वैसे वैसे ये नजदीक आती चली जाती है। सो व्हेन अ लिक्विड of refractive index mu is introduced between plane convex lens and plane glass plate, the diameter of ring decreases because the diameter of Newton's ring is inversely proportional to square root of refractive index of the film। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मान लीजिए हवा की जगह मैं कोई लिक्विड की फिल्म ले लेता हूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी रिंग्स का जो डायमीटर है वो घटेगा, ठीक है, और मेरी जो रिंग्स हैं वो और भी ज्यादा नजदीक आती चली जाएंगी। क्लियर? क्योंकि उनका डायमीटर घट रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिवर्सिटी पूछ सकती है ये कि अगर मैं कोई लिक्विड डालता हूं तो डायमीटर पर क्या फर्क पड़ेगा। डायमीटर रिंग का घटेगा, डिक्रीज करेगा। नाउ अब हम कुछ एमसीक्यू कर सकते हैं। न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू फिनोमेना ऑफ, अभी बताया बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट है, इंटरफेरेंस से न्यूटन रिंग बन रही है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन से नहीं, डिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा, रिफ्लेक्शन जरूर हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, बट उनसे न्यूटन रिंग नहीं बनती है। न्यूटन रिंग दो कोहेरेंट बीम्स के सुपर इंपोजिशन से बन रही है जिसे कहते हैं इंटरफेरेंस। ध्यान देना इस बात को। What happens when air film between plano convex lens and plane glass plate is replaced with denser liquid film? ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, द डायमीटर ऑफ न्यूटन रिंग्स डिक्रीजेस। अभी बताइए आपको ये बात। As order of Newton ring increases, the spacing between the rings, ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा, डिक्रीज। जैसे जैसे न्यूटन रिंग का ऑर्डर बढ़ेगा उनके बीच की स्पेसिंग कम होती चली जाएगी। द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये बेटा यूनिवर्सिटी पूछ सकती है, ऑप्शन सी करेक्ट है, नेचुरल नंबर। डार्क रिंग का जो डायमीटर होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। जरा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। The diameter of bright ring is directly proportional to square root, ये बेटा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑड नेचुरल नंबर। ब्राइट रिंग का जो डायमीटर होता है वो हमेशा ऑड नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। तो ब्राइट में ऑड होता है, डार्क में नेचुरल नंबर होता है। क्लियर? द सेंटर ऑफ न्यूटन्स रिंग ऑब्जर्व्ड इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम इज ऑलवेज, ऑप्शन सी करेक्ट है, डार्क होता है। अभी बताया आपको क्योंकि अपोजिट फेज में मिलेंगी रिफ्लेक्टेड सिस्टम में।
द सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग ऑब्जर्व्ड इन ट्रांसमिटेड सिस्टम इज ऑलवेज, ऑप्शन ए करेक्ट है, ब्राइट। अगर ट्रांसमिटेड की बात करोगे तो रिंग्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी, ठीक है, जहां पे डार्क बन रहा है वहां ब्राइट बनेगा, तो सेंटर ब्राइट होता है ट्रांसमिटेड सिस्टम में। नाउ ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है जो हमने प्रैक्टिकल में भी किया था। इफ dn plus p is the diameter of n plus p dark ring and dn is the diameter of n dark ring, then the wavelength lambda of monochromatic beam incident on plane convex lens of radius of curvature r is given by